हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो आ चुकी है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और कितना टाइम लगा होगा। तो आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ जरूर दिखाए रखना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक पेपर दिया था। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर सिंपली आप प्ले लिस्ट से भी आप अपने क्लास सिलेक्ट करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर और ये जो टॉप 30 क्वेश्चन है, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आप ये अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, विक्रेता किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति वस्तु को स्वयं के लाभ के लिए दूसरों को बेचता है, वह विक्रेता कहलाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी जितने क्वेश्चन है उनको भी देखना है अच्छे से। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आपने कंपोज से लिखना है इंस्टा पर, और आपका जो भी डाउट है वो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका चुनाव की समस्या से क्या आशय है? असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न समस्या चुनाव की समस्या है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, देखो सारे आपके इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपने वही पढ़ लेना है। फिर है, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती, टिप्पणी लिखिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसके लिए आपने हमारी वेबसाइट composer.com पर विजिट करना है। ठीक है, सिंपल आप कंपोजर लिखेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आप उसमें जाकर के आराम से हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। तो देखो, मैं तो आपको टॉप 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके साथ साथ आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसको आप आराम से वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया। फिर अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका महत्व दे रखा है, फिर उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, फिर वितरण के क्षेत्र में। चारों पॉइंट आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, अगला जो आप देख रहे हैं, अनुसूची से क्या आशय है? अनुसूची प्रश्नों की वह सूची जिसे प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरा जाता है। फिर है, प्रतिदर्श समष्टि तथा चर के दो दो उदाहरण दीजिए। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या है वो यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। फिर उदाहरण है आपका, फिर समष्टि है। ठीक है, समष्टि का यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, फिर नीचे आपको एग्जाम्पल है। ठीक है, चर का। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। द्वितीयक समंक क्या होते हैं? द्वितीयक सामग्री के मुख्य स्रोत बताइए, इनका प्रयोग करने से पूर्व क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो यहाँ पर आशय है, फिर उसके बाद मुख्य स्रोत आपको नीचे दिए गए हैं। तो ये सभी को आपने अच्छे से पढ़ लेना और बहुत अच्छे से इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। अगला देखते हैं। इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको हर एक को अगर मैं पढ़ने गया तो बहुत टाइम आपका लगेगा, और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप आराम से इसको वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपका 5 से 6 नंबर में आएगा, देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ आपको। ये पूरा आपका उसका डिटेल में आंसर है, तो इसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं अगर आपने नोट्स बना रखे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपने देखना है वो है, वर्गीकरण की परिभाषा लिखिए। देखो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको सारे इसी वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। तो वर्गीकरण की परिभाषा बोलिए। इस पर तथा बोनिनी के अनुसार क्या है? वर्गीकरण तथ्यों का वर्गों में जिन्हें महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, समूहीकरण है। अगला जो आपने देखना है वो प्रश्न है, खंडित या विच्छिन्न चर से आप क्या समझते हैं? ये सॉरी, वे चर जिनके मूल्य पूर्णांकों पर प्रकट किए जाते हैं खंडित चर कहलाते हैं। ये निश्चित संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, भिन्नात्मक संख्या में नहीं। फिर आपका अगला प्रश्न जो आपने प्रिपेयर करना है, क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता विवरण तैयार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे आपका ये मिलान चिन्ह हो गया, फिर बारंबारता हो गया। सिंपल आपने क्या लेना है, 0 से 7 तक का अंतर लेना है। ठीक है, 7 का वर्ग, देखो 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21। फिर ऐसे ही आपने देखना है 0 से 7 के अंदर कितनी संख्याएं आपकी यहाँ पर है। पहले आपने ये देख लेना है, 14 बार आएगी संख्या। तो 4 का फिर एक पेयर, फिर क्रॉस, 4 का एक पेयर क्रॉस, फिर 4। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अगला है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से क्या आशय है? तो आंकड़ों को स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि उन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके और उनसे उचित परिणाम निकाल सके, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। अगला है, दंड चित्र किसे कहते हैं? दंड चित्र वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न जो आपने देखना है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं? ये तो अभी हमने जस्ट देख लिया। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट ये आपका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें भी आपने क्या बनाना है,
क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित सारणी में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार अनुमानित वास्तविक समृद्धि दर को पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, नीचे आपका इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपने पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सारणी का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके सामान्य नियम क्या है। सारणी का निर्माण करते समय सामान्य सावधानियां जो है वो आपका शीर्षक, स्तंभ अथवा कॉलम, फिर अनुशीर्षक, कतारें अथवा पंक्तियां, फिर स्तंभों का क्रम, टिप्पणियां, स्थानों की रूलिंग, फिर योग, स्रोत, सामान्य नियम। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इन सबको आपने आराम से पढ़ लेना है। फिर अगले प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए किसी गांव में खेतिहर परिवारों की औसत जोतों का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिर नीचे आपका उत्तर दे रखा है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक हो गया, 61.883 एकड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। सकल घरेलू उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में देश की घरेलू सीमा में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है। फिर प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद की गणना का सूत्र लिखिए, तो सकल घरेलू उत्पाद बटे कुल जनसंख्या होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें कहा है प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र क्या है। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत। फिर स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। तो जो जो चुनौतियां थे वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। अगला है नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की, 29 जुलाई 2000। फिर है भू सुधार से आप क्या समझते हैं, ये क्या आशय है। उसमें भू सुधार से आशय छोटे कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के लाभार्थ भूमि स्वामित्व के पुनर्वितरण से लगाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है कृषि विपणन से क्या आशय है। तो कृषि विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन के कृषक के पास से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में होता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए, तो यहाँ पर पूरा महत्व आपको पूरा डिटेल्स में दे रखा है, सभी पॉइंट्स को आपने याद कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग कितने पॉइंट्स हैं, 9 हैं, तो 9 में से कम आपने 6 याद करके लेने हैं इससे अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला है पूंजीवाद क्या है, या फिर पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पूंजीवाद का अर्थ आपको दे रखा है और नीचे परिभाषाएं दे रखी है लुक्स और होटस के। फिर प्रोफेसर पीयू के अनुसार है पूंजीवाद की परिभाषा। ठीक है, फिर पूंजीवाद की विशेषताएं आपको यहाँ पर दे रखी है, मूल्य यंत्र है। और फिर उसके बाद आपको दे रखा है केंद्रीय योजना का अभाव, फिर आर्थिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, बचत करने की स्वतंत्रता, फिर विनियोग करने की, फिर निजी संपत्ति है, फिर लाभ उद्देश्य प्रतियोगिता, संघर्ष, फिर आर्थिक असमानताएं, सरकार की भूमिका, उपभोक्ता का प्रभुत्व। ठीक है, तो इनको आपने सभी को अच्छे से याद कर लेना है। फिर अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या आशय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण उदारीकरण का एक विस्तृत रूप है, इसका मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के मध्य नियंत्रण व प्रतिबंध रहित संबंधों का विकास है। अगला प्रश्न है उदारीकरण की नीति क्या थी। उदारीकरण की नीति आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की थी। फिर है निजीकरण से क्या आशय है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व एवं प्रबंध को निजी स्वामित्व, प्रबंध एवं संचालन में अंतरिम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। यहाँ पर पूरा डिटेल में दे रखा है कि क्यों किए गए, आपने इसको आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। फिर है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए कौन से उपाय अपनाए। तो पहले यहाँ पे आप देखेंगे उदारीकरण का अर्थ। ठीक है, इसको आपने आराम से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका उदारीकरण के उपाय, इसके अंदर लाइसेंस अथवा पंजीकरण की समाप्ति, फिर है एकाधिकार कानून से छूट, और फिर उसके बाद आप देखेंगे विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि, पूंजीगत पदार्थों का आयात की स्वतंत्रता, क्या आयात की स्वतंत्रता, फिर तकनीकी आयात की छूट, बाजार दरों का स्वतंत्र निर्धारण। तो 7 टोटल इसमें हेडिंग बनाए गए हैं, तो इन सातों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है। तो देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती है उन सभी के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। फिर चलते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला है विविधीकरण से क्या लाभ होगा। विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। फिर स्वर्णिम क्रांति क्या है। बागवानी में सुनियोजित विनिवेश के फलस्वरूप तीव्र उत्पादकता एवं वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धि को स्वर्णिम क्रांति कहते हैं।
सहभागिता दर से क्या आशय है? तो सहभागिता दर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो सहभागिता है आपका, सहभागिता दर से आशय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो वास्तव में उत्पादन क्रिया में सहभागी होता है। इस देश की कुल जनसंख्या तथा कार्यबल के बीच अनुपात के रूप में मापा जाता है। सूत्र के रूप में अगर हम बात करें तो सहभागिता दर बराबर होती है कार्यबल बट्टे जनसंख्या गुणा 100। ठीक है, इसको हमने याद करना है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के कारण तथा उसे दूर करने के उपाय लिखिए। पहले तो बेरोजगारी के कारण क्या है, हेडिंग आप देख रहे हैं। पहला जो आप हेडिंग देख रहे हैं वो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दूसरा है कुटीर उद्योगों का अभाव। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। फिर है यंत्रीकरण में वृद्धि। श्रमिकों की गतिशीलता में कमी। फिर है अविकसित प्राकृतिक साधन। फिर तकनीकी ज्ञान का अभाव, बचत तथा विनियोग की दर। फिर है शरणार्थियों का आगमन। ठीक है, तो इतने आपके क्या हो गए बेरोजगार के कारण। ठीक है, और इसके उपाय आप लोग अब खुद से बना करके लिख सकते हैं। आई होप कि बच्चों ये टॉप 30 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों का जो प्यार है वो आपके हमारे हमारे प्रति बना रहे। प्लस आप लोगों को और अच्छे से हम जो भी क्वेश्चंस हैं आने वाले टाइम में जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें भी आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। और सभी को शुभकामनाएं हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए और हाफ ईयरली के लिए भी बेस्ट विशेष आपको।